आखिर क्या है एसएससी सीजीएल? बच्चे बच्चे की जुबान पे बस यही होता है कि एसएससी सीजीएल में नौकरी करनी है, एसएससी सीजीएल की नौकरी चाहिए, लेकिन उस बच्चे को कतई किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती है मेरे भाई कि क्या एसएससी होता है और एसएससी के अंदर क्या सीजीएल होता है, और अगर मैं सीजीएल एग्जाम की तैयारी करने जा रहा हूं तो उसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके लिए क्या सैलरी मिलती है, उसका क्या एग्जाम पैटर्न होता है, उसमें कितने सारे एग्जाम्स होते हैं, उसका सिलेबस क्या होता है, क्या क्या सब्जेक्ट मुझे पढ़ने होते हैं, उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, क्या इसमें मैं तैयारी कर रहा हूं तो क्या मैं इसमें फिजिकल भी मुझे देना होता है, क्या इसमें मुझे मेडिकल भी देना होता है, मैं आखिरकार किस पोस्ट पे सिलेक्शन ले पाऊंगा, और उस पोस्ट पे सिलेक्शन लेने के बाद मेरे आगे के प्रमोशंस का क्या चांस रहेगा, क्या इसमें मुझे होम टाउन जॉब भी मिल सकती है, क्या मैं अपने घर के आसपास किसी शहर में नौकरी कर सकता हूं। जी हां दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है वीके सिंह और आज तमाम इन सारी बातों पे एक प्रकाश डालने में आप सभी के समक्ष आया हूं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी 100%। और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने खुद ने 47वीं रैंक हासिल करके इन एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया है। साथ में मैंने रैंक भी 47वीं हासिल की है ऑल ओवर इंडिया में। तो शायद हो सकता है कि आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी कारगर हो, और अब मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आपके हर एक मन की जितने भी डाउट्स होते हैं, आपके हर एक मन की जो बात होती है, वो सारी बातों पर मैंने यहाँ प्रकाश डाला है। एक बार आइए जरा समझ लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, इसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ये मैं दावा करता हूँ, क्योंकि मैंने एसएससी के बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले हैं जहां मैंने फाइनल सिलेक्शन 47वीं रैंक के साथ एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मैंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है। आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं, उन सभी विचारों पे एक प्रकाश डाल लेते हैं। जो बेसिकली बच्चे के मुझे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर आखिरकार बच्चा मुझसे पूछता है, पिछले लगातार 11 साल से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, तो उसमें मेरे बच्चे से क्या क्या फेस करता है चीजों को, बच्चा क्या क्या मन में सवाल होते हैं, वो सारे सवालों को मैंने यहाँ लिख लिया है। आपके मन के भी सारे यही सवाल होंगे कि सर एसएससी सीजीएल होता क्या है, एसएससी सीजीएल से क्या जॉब्स लगती हैं, एसएससी सीजीएल को कैसे क्रैक करें, एसएससी सीजीएल में भर्ती कैसे होती है, एसएससी सीजीएल में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एसएससी सीजीएल में एज लिमिट क्या होती है, एसएससी सीजीएल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि एसएससी सीजीएल के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, एसएससी सीजीएल का जॉब प्रोफाइल्स क्या होता है, ये बच्चों के मन में डाउट होता है। इसके बाद और भी कुछ डाउट मुझे बच्चों ने बताए क्या कि सर एसएससी सीजीएल में सैलरी क्या मिलती है, क्योंकि जब हम ये जान लेते हैं ना कि हमें इतना पैसा मिलने वाला है और इतनी सैलरी मिलने वाली है, तो फिर क्या होता है ना, किसी काम को करने की चाह और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी जान लेना बहुत जरूरी है कि एसएससी सीजीएल में सैलरी क्या होती है। एसएससी सीजीएल में प्रमोशंस होंगे, क्या प्रमोशंस होंगे, एसएससी सीजीएल में क्या फिजिकल टेस्ट होता है, ये क्वेश्चन बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बच्चे के लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिजिकल होता है कि नहीं होता, और फिजिकल होता है तो किन पोस्ट पे होता है, ठीक है। एसएससी सीजीएल में मेडिकल टेस्ट होता है, तो मेडिकल कैसा होता है, मेडिकल के लिए क्या हमारी हाइट होनी चाहिए, क्या वेट होना चाहिए, क्या चेस्ट होनी चाहिए, क्या क्या इसके लिए हमें मेडिकल चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या फिजिकल चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एसएससी सीजीएल में क्या पढ़ना है, एसएससी सीजीएल के लिए कब से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, एसएससी सीजीएल में क्या सिलेबस रहता है। तो मुझे लगता है ये हर एक बच्चे के मन का डाउट होता है, हर एक बच्चे के मन में कहीं ना कहीं संदेह होता है इन चीजों को लेके। तो मैंने तमाम सारे इन बिंदुओं को पहले, इन सारे पॉइंट्स को मैंने पहले ही लिख लिया है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर एसएससी क्या है, आखिर एसएससी क्या है, एसएससी को समझते हैं। भाई एसएससी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कर्मचारी चयन आयोग। एसएससी जो कराता है वो 3 लेवल के एग्जाम कराता है, एक कराता है 10th पास लेवल का, एक कराता है 12th पास लेवल का, एक कराता है ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है। जो 10th पास लेवल का एग्जाम होता है वो होता है हमारा एमटीएस और एसएससी जीडी का। एमटीएस एंड हवलदार, यानी कि एमटीएस एंड हवलदार के फॉर्म आते हैं वो 10th पास से, और एसएससी जीडी। इसके बाद मैं बात करूं तो 12th पास जो हमारा पेपर होता है वो होता है सीएचएसएल और स्टेनो, सीएचएसएल और स्टेनो का, ठीक है। यानी अगर आप 12th पास नौकरी देखना चाहते हैं एसएससी के थ्रू तो सीएचएसएल और स्टेनो के लिए। अब मैं बात करूं ग्रेजुएशन से कौन कौन सी नौकरियां हम देख सकते हैं, तो ग्रेजुएशन से देख सकते हैं हम एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ। जहां मैं बात करूं सीपीओ में क्या होता है, सीपीओ के थ्रू आप सब इंस्पेक्टर लगते हैं, सब इंस्पेक्टर लगेंगे आप दिल्ली पुलिस, एसआई, बीएसएफ एसआई, सीआरपीएफ एसआई, सीआरपीएफ एसआई, आईटीबीपी एसआई, यानी जितनी भी आर्म्ड फोर्स होती हैं, कहने का मतलब यह है कि जितनी भी आर्म्ड फोर्स होती हैं
उन सभी आर्म्ड फोर्स में आप क्या लगते हैं, आप सब इंस्पेक्टर लगते हैं, एसआई लगते हैं। और सीपीओ के लिए आपका अगर ग्रेजुएशन नहीं है, आप सिर्फ अपियरिंग में है, यानी कि आप फाइनल ईयरिंग में है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपियरिंग वाले यानी कि ऐसे बच्चे, अगर अपियरिंग का मतलब समझ में नहीं आता, तो ऐसे बच्चे जिनका ग्रेजुएशन सिर्फ थर्ड ईयर हुआ है, यानी कि जो थर्ड ईयर में है, रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं सीपीओ की। अब लेकिन हमें जानना है कि सीजीएल क्या होता है। प्रत्येक बच्चे के मन में डाउट होता है सीजीएल क्या होता है। ठीक है, आइए सीजीएल के बारे में जानते हैं। वैसे सीजीएल जो होता है ना, सीजीएल आजकल के हर एक युवा की एक ड्रीम जॉब होती है, जहां वो अपने सपनों को पूरा कर पाता है, जहां वो स्कूल में कॉलेज में पढ़ते समय अपने सपनों की डोर बुनता है और अपने सपनों को एक बहुत बड़ा विजन लेकर के चलता है। तो वो सारे विजन वो एसएससी सीजीएल के अंदर अपने पूरे कर सकता है, अपने जीवन को जी सकता है, अपने परिवार को एक स्थिरता दे सकता है, अपने परिवार को एक मजबूत बना सकता है। ठीक है, अपने माँ पापा का नाम रोशन कर सकता है। और इस एग्जाम को मिनी आईएएस कहा जाता है। वैसे द मोस्ट पावरफुल जॉब की मैं बात करूं तो मोस्ट पावरफुल जॉब तो वैसे यूपीएससी ही होता है, यूपीएससी यानी कि आईएएस भाई। ठीक है, इसका तो कोई तोड़ नहीं है। आईएएस आईपीएस की बात करूं तो इसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। लेकिन बच्चे के, प्रत्येक बच्चे के मन के बाद, जो मतलब यूपीएससी जो नहीं कर पाता या जो यूपीएससी बैकग्राउंड से नहीं आता, जो इसको या जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी कमजोर है, वो अपना सीजीएल की तैयारी करता है। और सीजीएल का मतलब क्या है कि मिनी आईएएस, इसको मिनी आईएएस होता है। और ये हर एक बच्चे की मतलब पहली पसंद की नौकरी होती है इसके अंदर। अब कुछ लोग यहाँ ये भी कहेंगे कि सर ऐसे तो स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट वाला एसी वाला पेपर हो गया, वो होते हैं अपने आप में देखा जाए तो, पावर की बात करूं तो कहीं ना कहीं होते हैं। लेकिन मेरे भाई स्टेट पीसीएस से ज्यादा तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है और इसके अंदर गेस्टेड ऑफिसर की भी पोस्टें होती हैं। और जब इसके प्रमोशंस होते हैं ना, तो एक बहुत अच्छी जॉब होती है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, लेकिन लोगों की अपनी अलग अलग सोच है। तो भाई जो सीजीएल की तैयारी करते हैं वो अपना इसको मिनी आईएएस कहते हैं। ठीक है, अब सीजीएल के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमने सीजीएल के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहला बच्चों के मन में यही सवाल आता है कि सर हम सीजीएल तो करना चाहते हैं, सीजीएल का मतलब, अब सीजीएल आपने पढ़ा तो सीजीएल का मतलब क्या होता है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन। कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन, इसका मतलब क्या है कि आपके पास, मेरे प्यारे बंधुओं, आपके पास यहां ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन, यू मस्ट कंप्लीट, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब किसी भी विद्यालय से, किसी भी विश्वविद्यालय से आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या कंप्लीट होनी चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब ग्रेजुएशन में क्या सर मैंने बीए कर रखा है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने बीएससी कर रखा है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैंने बीटेक किया हुआ है, मैं अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बीकॉम किया हुआ है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कोई भी डिग्री, कोई भी डिग्री लेके आप बैठे हो, आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, यू मस्ट अप्लाइड, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा सवाल यह होता है कि क्या सर मैंने डिग्री तो कंप्लीट कर ली, क्या इस डिग्री के लिए मेरे पास मिनिमम परसेंटेज मार्क्स कितने होने चाहिए, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स क्या होने चाहिए। सर मेरे तो परसेंटेज मार्क्स बहुत ज्यादा कम है, मेरे तो परसेंटेज मार्क्स जो हैं सर बहुत ज्यादा कम है, मेरे तो 50% ही मार्क्स हैं, मेरे तो 55% ही मार्क्स हैं, मेरे तो 60% ही मार्क्स हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके मार्क्स का परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता, यानी कि कोई मिनिमम या मैक्सिमम परसेंटेज मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे सीजीएल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप कहीं से भी, किसी भी एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास सिर्फ डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। या क्या सर मैं फाइनल ईयर में हूं और अभी सीजीएल मुझे देना है, मान लो सीजीएल का नोटिफिकेशन अप्रैल में आएगा और उसका एग्जाम जून जुलाई में होगा, या नोटिफिकेशन लेट हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो फॉर्म के अंदर यह चीज पहले मेंशन रहता है कि आपका 1 अगस्त से पहले पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। मान लो जो भी उन्होंने डेट दी है कि 1 अगस्त से पहले पहले, अगर आप अपियरिंग में हैं तो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो नोटिफिकेशन के अंदर डेट दी जाएगी, निर्धारित डेट, जैसे अभी मैं बात करूं कि सीजीएल 2024 के लिए
हमारे पास जो फॉर्म आए थे उसमें कहा गया था कि 1 अगस्त तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। कंप्लीट का मतलब उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल ईयर का, डिग्री मिले आपको या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग भर सकते हैं। यानी जब भी एसएससी का नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन जब आया है और नोटिफिकेशन में जो डेट दे रखी है, मान लो अभी मई में नोटिफिकेशन आता है, अप्रैल में आता है, और उन्होंने कहा कि आपकी ग्रेजुएशन 1 मई को कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप उससे पहले इस फॉर्म को भर सकते हैं। या उन्होंने कहा 1 जून को, 1 जुलाई को, किसी भी डेट को दें तो आप इस फॉर्म को मस्ट भर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बोले सर हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो जान ली, लेकिन एसएससी सीजीएल से नौकरी कौन कौन सी मिलती है? सवाल तो ये है ना, एसएससी सीजीएल से कौन कौन सी नौकरी मिलती है और एसएससी सीजीएल से हमें किस किस डिपार्टमेंट में नौकरी मिल सकती है? अब सवाल ये है, तो एसएससी सीजीएल से हमें मेरे भाई सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग जॉब जो रहती है, शायद आप में से बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, ये होती है लेवल 8 की नौकरी, जिसको हम आज ग्रेड पे कहते हैं। ग्रेड पे का मतलब ये 4800 ग्रेड पे की, यानी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे की नौकरी होती है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे वाली नौकरी होती है, जिसमें सैलरी भी सबसे ज्यादा होती है और मोस्ट डिमांडिंग जॉब होती है। लेकिन इसकी वैकेंसी बहुत कम आती है, और साल भर में आए ना आए, 2 साल में आए ना आए, ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो इसकी वैकेंसीज बहुत कम देखने को दिखती है। इसकी कटअप भी कई बार सबसे ज्यादा जाती है। ठीक है, कटअप भी इसकी बहुत ज्यादा जाती है। तो ये मोस्ट डिमांडिंग जॉब है और सबसे ज्यादा पावरफुल रुतबा और पैसा और सबसे ज्यादा सैलरी इन्हीं जॉब्स के अंदर मिलती है। वो कौन कौन सी? अगर मैं बात करूं तो एओ इन सीएजी है ना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महालेखा परीक्षक के अंदर आप उस डिपार्टमेंट के अंदर क्या लगेंगे? ऑडिट ऑफिसर लगेंगे। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर इन सीएजी, आप यहां असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर लगोगे, ये वही पोस्ट है लेकिन ये असिस्टेंट अकाउंटेंट है, यहां आप क्या लग रहे हैं? अकाउंटेंट लग रहे हैं। ठीक है, इन सीएजी। और ये जो पोस्टें होती है एसएससी के अंदर, बहुत सारे मन में विचार होते हैं, क्या गेस्टेड पोस्ट पे नौकरी मिलती है? बिल्कुल मिलती है, यानी कि ये गेस्टेड पोस्ट की नौकरी होती है। गेस्टेड का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आप यहां से आईआरएस की जो नौकरियां होती हैं वो गेस्टेड ऑफिसर की नौकरियां होती हैं, यूपीएससी जो कराता है, तो आप यहां से भी वही सेम डिपार्टमेंट, सेम चीजों को ज्वाइन करने लग रहे होंगे। आप यहां भी एक आईआरएस अधिकारी बन सकते हैं, यानी ये आपके पास गेस्टेड ऑफिसर वाली नौकरियां हैं। ठीक है, इसके लिए एज लिमिट क्या चाहिए? तो इसकी जो एज लिमिट है मेरे भाई वो मैक्सिमम 30 ईयर्स है ना, मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। तो 20 से 30 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 4800 ग्रेड पे के बाद जो हमारे भारत के प्रत्येक युवा की जो सबसे ज्यादा बेहतरीन डिमांड की जो नौकरी रहती है, जिनके बारे में बच्चा बच्चा जानता है, और कहीं से रील्स में कभी इंस्पेक्टर्स को देखा होगा गाड़ी में से उतरते हुए, कभी किसी को देखा होगा, है ना, तो वर्दी पहनने की 3 स्टार इधर 3 स्टार इधर, बीच में गोल कैप, उस पर भी अशोक चक्र लगा हुआ। तो वैसी नौकरियों को हम लेवल 7 के अंदर रखते हैं, जिसको हम ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे के नाम से जानते हैं। यानी कि 4800 ग्रेड पे के बाद में अगर कोई नौकरी हाईएस्ट मोस्ट डिमांडिंग जॉब होती है तो वो 4600 ग्रेड पे वाली नौकरी होती है। लेकिन ये 4600 ग्रेड पे की सारी नौकरियां कैसी हैं? नॉन गेस्टेड पोस्ट हैं। यानी कि जो मैं बात कर रहा था, 4800 ग्रेड पे वाली गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है और ये नॉन गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है। जब तक आप यहां पहला एक प्रमोशन नहीं ले लेते, जब तक यहां पहला आप एक प्रमोशन नहीं ले लेते, जब तक आपका पहला एक प्रमोशन नहीं हो जाता, तब तक आप नॉन गेस्टेड रहते। एक प्रमोशन के बाद में आप गेस्टेड ऑफिसर बन जाते हैं, आप यहां गेस्टेड ऑफिसर बन जाते हैं, फिर आप गेस्टेड पोस्ट पर पहुंच जाते हैं आफ्टर अ प्रमोशन, एक प्रमोशन के बाद। अब इसमें कौन कौन सी नौकरियां होती हैं भाई? इसके अंदर एग्जामिनर होता है हमारा, ठीक है, एग्जामिनर होता है, एएसओ इन एमईए होता है, एएसओ इन सीएसएस होता है। ठीक है, एग्जामिनर का मतलब वो मत समझ लेना कॉपी वॉपी चेक करने वाला। एग्जामिनर का मतलब होता है कि ये पोर्ट पर नौकरी करता है हमेशा, और भारत के अंदर जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है, भारत के अंदर जितना भी आयात निर्यात होता है, वो सब एग्जामिनर के अंडर होता है। एग्जामिनर के हस्ताक्षर करने से ही आयात होगा, इसके हस्ताक्षर करने से ही निर्यात होता है। एएसओ इन एमईए, एमईए का मतलब होता है मंत्रालय के अंदर एएसओ लगना, मंत्रालय के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब इन नौकरियों के पास अपनी इतनी पावर होती है कि ये किसी भी स्टेट के सीएम वगैरह से डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। इवन जो सीएम वगैरह होते हैं ना, वो भी मंत्रालय के लोग उनके साथ में रहते हैं।
अब सोचो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी के अंदर आप मान लीजिए मंत्रालय में लगे हुए हैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ आप रहेंगे, आप हरियाणा से लगे हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे, आप राजस्थान से तो राजस्थान के साथ, है ना। तो ये सारा जैसे एएसओ इन सीएसएस, एएसओ और भी है, जैसे मैं बता देता हूं, एएसओ इन आईबी, एएसओ इन रेलवे, है ना, रेलवे के अंदर एएसओ लगते हैं, एएसओ इन असिस्टेंट इन सीएटी, एएसओ इन असिस्टेंट इन सीबीसी, ठीक है। यानी इन सभी पे आप एएसओ लगते हो, ठीक है। यानी कि हर एक मंत्रालय को, हर एक विभाग को अपने एएसओ की जरूरत होती है, हर एक मिनिस्ट्री को। चाहे मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करूं, या मैं सीएसएस की बात करूं, सचिवालय की बात करूं। सीएसएस का मतलब होता है सेंट्रल सेक्रेटरीट, यानी केंद्रीय सचिवालय, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ इंटेलिजेंसी ब्यूरो ऑफिसर को एएसओ की, यानी कि रेलवे मंत्रालय को, रेलवे बोर्ड को जरूरत होती है एएसओ की। असिस्टेंट इन सीएटी, इसको भी एएसओ की जरूरत होती है। असिस्टेंट इन सीबीसी, सीबीसी में भी एएसओ की जरूरत होती है। तो एएसओ की नौकरियां, जो बच्चे कहते हैं जिनका सपना होता है कि मुझे तो एएसओ लगना है, और जिनका बाहर घूमने का सपना होता है, जिनको विदेश से बाहर जाना होता है, मतलब सॉरी इंडिया से बाहर जाना है, विदेश में जाकर नौकरी करने का सपना होता है, तो वो एएसओ इन एमईए ज्वाइन करे। इसके अंदर एक पोस्ट और होती है साइफर, है ना, एएसओ इन एमईए साइफर, जो कि अगर 6 महीने इंडिया में जॉब करेगा तो 6 महीने इंडिया से बाहर जॉब करता है, वो भारत सरकार के लिए ही काम करता है, लेकिन ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को जो पसंद करती है, जो अट्रैक्ट करती है चीज, वो करती है जीएसटी एंड एक्साइज, जिसको आप एक्साइज इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। अब वो जीएसटी एंड एक्साइज इंस्पेक्टर होती है, जिसको आपको यूनिफॉर्म पहनने का शौक है, खाकी यूनिफॉर्म, पुलिस वाली यूनिफॉर्म जो आपको लगती होगी अपने अपने शहर की, खाकी यूनिफॉर्म पहनना है, 3 स्टार इधर 3 स्टार इधर, तो आप जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर। ये सब 4600 ग्रेड पे की नौकरियां हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जहां कोई वर्दी नहीं पहननी किसी भी प्रकार की, इसमें वर्दी होती नहीं। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की बात कर रहा हूं, इंस्पेक्टर ऑफ नार्कोटिक्स की बात कर रहा हूं। नार्कोटिक्स यानी चरस गांजा, ये जितनी भी इनलीगल खेतियां होती हैं, ड्रग्स वगैरह का काम जो होता है, वो इंस्पेक्टर ऑफ नार्कोटिक्स होता है। सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, यानी सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। आप सीबीआई के अंदर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सबसे खतरनाक और जबरदस्त जॉब होती है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के बारे में एक बार और बात करूंगा मैं आपसे। तो ये बहुत अच्छी नौकरी है, इसके अंदर आप सीबीआई लगते हैं सब इंस्पेक्टर में, है ना, सॉरी सब इंस्पेक्टर लगते हैं सीबीआई के अंदर। इसके बाद ये मोस्ट पावरफुल जॉब होती है ईडी की मैं बात करूं तो। अगर आपको मोस्ट पावरफुल नौकरी जाननी है तो वो मोस्ट पावरफुल जॉब जो होती है वो ये होती है एईओ इन ईडी, ठीक है। एईओ लगते हैं आप इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये प्रिवेंटिव ऑफिसर होती है आपकी, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर। अब ये सबसे मजे की नौकरियां हैं। सबसे पहली बात तो एसएससी के अंदर आपको प्रत्येक जो नौकरी आपको करनी है, वो नौकरी आपको जो करनी होगी दोस्तों, वो करनी है मंडे टू फ्राइडे, केवल और केवल, कोई वर्कलोड नहीं। ऑफिस की नौकरियां होती है कुछ इसमें से फील्ड की में, मंडे टू फ्राइडे आपको नौकरी करनी है, सिर्फ आपको मंडे टू फ्राइडे, यानी कि 5 दिन ही आपको नौकरी करनी है। और 5 दिन नौकरी करने के बाद में सैटरडे संडे आराम से आप ऑफ ले सकते हैं, आराम से। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा वर्कलोड आपके पास रहता हो, ऑफिस की नौकरी है ज्यादातर इसमें से। अब बात कर लेता हूं, बोले सर ये तो हो गया, अच्छा इसके बारे में हमने एक चीज तो बात कर ली कि सर इसका जो ग्रेड पे होता है 4800 होता है, लेकिन सर इसकी जो सैलरी होती है, नॉन जो गेस्टेड ऑफिसर होता है, सर इसकी जो सैलरी होती है वो सैलरी कितनी होती होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके सैलरी के बारे में कि सर इसकी सैलरी कितनी होती होगी, मेरे भाई इसका जो ग्रेड पे होता है, ग्रेड पे के हिसाब से 4800 ग्रेड पे है, तो इसकी जो सैलरी है ना, लमसम वो इसको 85 से 88 हजार रुपए महीने, 85 से 88 के, यानी 85 से 88 हजार रुपए महीने। और ये वो सैलरी है जो आपका ग्रॉस पे है, सॉरी जो आपका नेट पे है। एक तो होता है ग्रॉस पे, यानी कि ये वो सैलरी बनेगी जो आपके सारे टैक्स वैक्स, सारा डिडक्शन, आपका अलाउंस वगैरह सारी चीजों को काट पीट करने के बाद में जो आपके इन अकाउंट आएगी, जिसको हम नेट पे बोलते हैं, वो आपकी 85 से 88 हजार रुपए रहती है इस पोस्ट के लिए। गेस्टेड ऑफिसर की बात करूं तो इसके लिए जो हमारी सैलरी बनती है इन सभी पोस्टों के लिए 4600 इसका ग्रेड पे रहता है। और 4600 ग्रेड पे के बाद में इसकी जो सैलरी रहती है, जो इसकी सैलरी रहती है भैया, वो इससे लगभग ये मान लीजिए 7 से 8 हजार रुपए कम रहती है। तो आप इसकी सैलरी को मान सकते हैं कि इसकी जो सैलरी रहती है वो आपको 78,000 से 80,000 रुपए पर मंथ की सैलरी मिलेगी। इसमें सबसे ज्यादा सैलरी जो आपको मिलती है वो मिलती है सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। भले ही आप यहाँ सब इंस्पेक्टर लग रहे हो, इंस्पेक्टर नहीं लग रहे हो, इन सब पोस्टों पे आप इंस्पेक्टर और एएसओ लगोगे, लेकिन यहाँ सब इंस्पेक्टर लगोगे। इसके बावजूद भी सीबीआई की सैलरी क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपको 1 साल में 13 महीने की तनख्वाह मिलती है।
क्योंकि आपको एक साल में 13 महीने की तनख्वाह मिलती है, इन सब में 12 महीने की मिलेगी, लेकिन सीबीआई के अंदर आपको 13 मंथ्स की पेमेंट मिलती है। तो आपकी अगर मैं सीबीआई की बात करूं तो सीबीआई के लिए आपकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी। तो सीबीआई की जो सैलरी हो जाएगी आपकी लगभग लगभग मैं बात करूं तो ये वही पहुंच जाएगी लगभग लगभग 83,000 से 85,000 के बिटवीन बिटवीन पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये पूरे मंथ की 83,000 से 85,000 रुपए आपकी सैलरी पहुंच जाएगी हर महीने की, क्योंकि यहां 13 महीने की आपको सैलरी मिलती है। ठीक, अब आगे मैं बात करता हूं, ये हो गया 4600 ग्रेड पे। 4600 ग्रेड पे के बाद 4200 ग्रेड पे की बात करते हैं। इसके बाद अच्छा, इसके लिए जितने ज्यादा आपके मार्क्स आते हैं उसी हिसाब से आपको नौकरी मिलती है। जैसे आपके अगर मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं और आप कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स, तो 4800 ग्रेड पे की मिलेगी गेस्टेड ऑफिसर वाली। अगर उससे लो मार्क्स बेरी करते हैं तो आपको 4600 ग्रेड पे की मिलेगी। अगर उससे भी लो मार्क्स बेरी करते हैं तो फिर आपको 4200 ग्रेड पे की मिलेगी। 4200 ग्रेड पे की नौकरियां भी बहुत शानदार है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं, इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट जो अच्छी नौकरी होती है वो होती है डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर। ये डिविजनल अकाउंटेंट की जो कट ऑफ है ना, कई बार जो इसकी कट ऑफ है मेरे भाई, वो कई बार इसकी जो कट ऑफ है वो, यानी कि हमारी 4600 ग्रेड पे की जितनी भी नौकरियां है ना, 4600 ग्रेड पे की इससे भी ज्यादा चली जाती है। अब ज्यादा क्यों चली जाती है? आप सभी बच्चों के मन में, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर क्या मुझे होम पोस्टिंग मिल सकती है, क्या मेरा म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है? तो एकमात्र नौकरी जिसके अंदर एसएससी के अंदर आप अपने स्टेट में, आप अपने घर के पास, आप अपने राज्य में, आप अपने जिले में नौकरी कर सकते हैं, बिल्कुल अपने घर से नौकरी कर सकते हैं, वो डिविजनल अकाउंटेंट की नौकरी होती है। अगर आप डीए लगते हैं, डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर अगर आप लगते हैं, तो ये आपको अपनी होम पोस्टिंग मिल जाएगी। दूसरा, इसमें एक सुविधा और है, इसके अंदर म्यूचुअल ट्रांसफर की भी सुविधा है। म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है? म्यूचुअल ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो आप राजस्थान से बिलोंग करते हो और मैं बिलोंग करता हूं मान लो पंजाब से। मेरी ड्यूटी लगा दी गई मान लो राजस्थान के अंदर माउंट आबू भेज दिया, और आपकी ड्यूटी लगा दी गई मान लो पंजाब के अंदर चंडीगढ़ भेज दिया। अब आप भी डीए लगे हुए, मैं भी डीए लगा हुआ हूं। अब आप चाहते हो कि मैं राजस्थान पहुंच जाऊं, माउंट आबू अपने स्टेट, और मैं चाहता हूं मैं चंडीगढ़ पहुंच जाऊं। तो हम दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे और हम दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली ट्रांसफर करेंगे, यानी कि आप मेरी जगह पहुंच जाओगे, मैं आपकी जगह पहुंच जाऊंगा। और ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि सैलरी वगैरह का कुछ कटता हो या डोनेशन या रिश्वत किसी को देने की आवश्यकता ट्रांसफर के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो फिर तो आपको अपनी होम पोस्टिंग मिल ही जाएगी, फिर तो कोई उसमें इशू है ही नहीं, फिर आपको म्यूचुअल ट्रांसफर लगाने की भी कतई कोई जरूरत है नहीं। तो भाई डिविजनल अकाउंटेंट की नौकरी बहुत अच्छी है। जो बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर क्या हम अपने घर के पास नौकरी कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, वो डिविजनल अकाउंटेंट की नौकरी है। आप अगर इस पोस्ट को भरते हो तो आप कर सकते हो। इसके बाद में बात करूं, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसओ। ठीक है, ये नौकरी भी बहुत अच्छी है। अगर आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर लगना चाहते हैं तो आराम से अपना जेएसओ लग जाइए या एएसओ लग जाइए और अपना आराम से दिल्ली बैठ जाइए। और ऑफिस का वर्क होता है मंडे टू फ्राइडे जॉब करनी होती है। ठीक है, 8 घंटे की नौकरी होती है, 8 घंटे नौकरी करके उसके बाद अपना फ्री है। असिस्टेंट इन पासपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, असिस्टेंट इन बीपीआरडी। अब बोला सर इसका ग्रेड पे तो 4200 होता है, लेकिन इसकी सैलरी क्या होती है? तो जो हमारी 4600 ग्रेड पे की सैलरी होती है उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। इसकी सैलरी में बस 5 से 7,000 रुपए का फर्क होता है। तो सैलरी भी बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि सैलरी बहुत ज्यादा। मैं तो ये कहूंगा ऐसे बच्चे जो अपने घर पे रह के माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा नहीं है, तो वो डीए का फॉर्म भरना, भाई डीए पोस्ट को अप्लाई करना। ठीक है, डीए प्रीफरेंस डालना, अपनी प्रीफरेंस कैसे डालते हैं वो भी बता दूंगा, क्योंकि सैलरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगी, आपकी होम पोस्टिंग। तो इसकी सैलरी रहती है 68 से 70,000 रुपए मेरे भाई। ठीक है, 68 से 70,000 रुपए। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं यहां पे कि इसके बाद इसमें नेक्स्ट हमारी कौन सी नौकरी होती है, तो मेरे भाई वो रहती है हमारी 2800 ग्रेड पे वाली नौकरी। अब 2800 ग्रेड पे वाली कौन कौन सी नौकरियां होती हैं? जहां हम अकाउंटेंट लगते हैं सीएजी के अंदर, ऑडिटर लगते हैं सीएजी के अंदर, ऑडिटर लगते हैं सीजीडीए के अंदर, है ना, सीजीडीए के अंदर। तो ये सारी की सारी नौकरियां, अकाउंटेंट का मतलब जहां हम ऑफिसर बन रहे थे, फिर हम इंस्पेक्टर लग रहे थे, इंस्पेक्टर के बाद अब हम अकाउंटेंट रहेंगे, यानी कि ऑफिस की नौकरियां सारी की सारी 2800 ग्रेड पे की नौकरियां हैं। और अगर मैं बात करूं तो कि सर इसके सैलरी में कितना अंतर रहता होगा, तो इसके सैलरी में इससे लगभग लगभग 8 से 10,000 रुपए का अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता। तो इसकी जो सैलरी होती है, इसकी जो सैलरी बनती है वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को दिखता है। इसकी जो सैलरी बनती है वो लगभग लगभग आप ऐसे मान लीजिए जैसे इसकी सैलरी 68 to 70 होती है, तो 68 से थोड़ा सा अगर आप कम करोगे
68 से अगर आप थोड़ा सा कम करोगे तो आप ऐसे मान लो कि आपको यहाँ जो सैलरी मिलने लग रही होगी वो 58,000 से लगभग लगभग 60,000 के बिटवीन सैलरी आपको यहाँ मिल जाती है, ठीक है, 2800 ग्रेड पे की। तो ये सारी ऑफिस की नौकरी है। अगर आप ऑफिस में रह के नौकरी करना चाहते हैं तो वो भी ऑडिटर की पोस्ट पे, जिसको आप ऑडिटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑडिटर, ऑडिटर इन सीएजी ऑडिटर, है ना, अकाउंटेंट इन सीएजी, ऑडिटर इन सीजीडीए, ठीक। नेक्स्ट, अब ये होती है सबसे लोएस्ट ग्रेड पे की नौकरी, जो सबसे छोटी नौकरी होती है एसएससी के अंदर, इससे छोटी नौकरी कोई नहीं होती, ठीक है। तो इसके लिए सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स, आप सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स जो लगते हो, नारकोटिक्स के अंदर सब इंस्पेक्टर 2400 ग्रेड पे की ये नौकरी है सारी की सारी। टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी, सीबीडीटी क्या होता है आपका, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह के जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगा हुआ हूं, तो मेरा जो बोर्ड है वो मेरा बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। तो मैं, जैसे मेरा जो लिखा रहता है पूरा, तो उसमें लिखा रहता है कि वीके सिंह, है ना, उसके मेरा नाम लिखा है पूरा, नाम के बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन सीबीडीटी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। दूसरा होता है टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी, सीबीआईसी का मतलब होता है जो जीएसटी एंड एक्साइज इंस्पेक्टर जो लगते हैं उसके अंदर टैक्स असिस्टेंट लगना, उसके अंदर टीए लगना, ठीक है। दूसरी है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यूडीसी, यानी कि आप एसएसए लगते हैं यूडीसी, ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूं सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड पोस्टल असिस्टेंट, यानी कि एसए और पीए। ये पीए एसए की जो वैकेंसी होती थी, ये अभी पिछले 2 साल से पीए एसए की वैकेंसी को सीजीएल के अंदर डाल दिया है। उससे पहले ये जो वैकेंसी होती थी वो सीएचएसएल के अंदर होती थी। यानी कि इसके अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो पहले ये नौकरी हमें 12th पास से मिल जाती थी, 12th पास वाले बच्चों को मिल जाती थी। अब लेकिन ये 12th से हटा करके, वहां से सीएचएसएल के एग्जाम से हटा करके अभी इनको सीजीएल के एग्जाम में डाला हुआ है, पीए और एसए। ये ऐड किया गया 2022 से। 2022 में पीए एसए की बहुत ज्यादा नौकरी सीजीएल के अंदर देखने को दिखी थी, ठीक है, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसके मैं सैलरी की बात करूं तो इसके सैलरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, लगभग लगभग जो इसकी सैलरी हमारी कितनी बनती है 58-60 हजार, तो इससे 8 हजार लगभग कम कर दो तो इसकी सैलरी जो बनती है वो लगभग लगभग, अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूं, क्योंकि सैलरी तो मैन है ना सर, क्योंकि सैलरी ही तो मोटिवेट करती है हमें पढ़ने के लिए, तो इसकी सैलरी जो बनती है लगभग लगभग भैया 48,000 से, जो आपके खाते में आएगी वो बता रहा हूं, 48 से 50,000 सैलरी तो हालांकि ज्यादा आती है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ टैक्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके अकाउंट से कटती रहती हैं, कुछ है ना, जो चीजें जमा होती रहती हैं जो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे काम आती हैं, आपकी मेडिकल वगैरह बहुत सारी चीजें कटती रहती हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया भाई। इसके बाद बात करते हैं, बोले सर ये तो ठीक है, अब इसके लिए हमें ये बताइए, इतनी सारी पोस्ट हैं, अब तो मजा आ गया सर, बस ऐसा लग रहा है कि पढ़ने का जोश बहुत आ गया, और मुझे पता है जब एसएससी की इन पोस्टों के बारे में पढ़ते हैं ना, अभी मैं क्या करूंगा, आप इस वीडियो को प्यार दोगे मुझे पता है अच्छे से, और कमेंट भी करोगे। इसके बाद एक एक पोस्ट के बारे में ना, इनका मैं आपको जॉब प्रोफाइल बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जॉब प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा मैंने हिंट दी है, क्योंकि जॉब प्रोफाइल करूंगा तो वीडियो फिर 2 से 3 घंटे की हो जाएगी, तो इतनी वीडियो लंबी आप देख नहीं पाओगे। हर एक पोस्ट के बारे में, एक्साइज इंस्पेक्टर क्या होता है, उसके प्रमोशंस क्या होते हैं, नौकरी कहाँ कहाँ लगती है, और किस लेवल तक जा सकता है, जीएसटी एक्साइज एग्जामिनर, एमईए, एसएस, है ना, सीएसएस, एएसओ, इन सब के बारे में आपको डिटेल में वीडियो दूंगा एक एक पोस्ट के बारे में, ठीक है। और कमेंट करना आपको कौन सी वीडियो चाहिए, मैं वही वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अब इसमें बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो एज लिमिट क्या होता है, वैसे इसमें मेन सेगमेंट जो होता है, मैं बात करूं, एज लिमिट जो होती है इसकी मिनिमम जो होती है वो 18 साल होती है, अगर मैं बात करूं तो 18 साल मिनिमम, और मैक्सिमम जो होती है वो 32 साल होती है, 32 साल। अब इसमें से कुछ नौकरियों के लिए अगर मैं बात करूं तो कुछ नौकरियों के लिए वैसे जो मेन सेगमेंट रहता है वो रहता है 20, और 20 से रहता है हमारा 30 ईयर्स तक मैक्सिमम, ये हमारा मेन सेगमेंट रहता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, हमारी जितनी भी 4800 ग्रेड पे की नौकरियां थी, इन सब के लिए एज लिमिट हमारी 20 से लेकर के 30 साल तक की है, मैक्सिमम 30 ईयर्स तक हमारा। इसके बाद मैं बात करूं तो जितनी भी 4600 ग्रेड पे की जो नौकरियां आप देख रहे हो, ये सारी की सारी 20 से 27 साल तक है। यानी कि इसकी जो एज लिमिट है, जैसे आप 20 साल के कंप्लीट हो जाते हो, यानी 21 भी में लग जाते हो, मैं ऐसे ही कहूंगा कि 20 साल आपकी मिनिमम है 4600 ग्रेड पे के लिए, और मैक्सिमम जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूं तो मैक्सिमम आपके पास 27 है, ठीक है। ये 4600 ग्रेड पे के लिए होती है। इसमें जो सबसे ज्यादा हमें जो एज दिखती है वो दिखती है हमें 20 साल कंप्लीट होने के बाद, और 20 साल कंप्लीट होने के बाद, और 32 साल से कम होने के लिए,
यानी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 32। ये जितनी भी जेएसओ वगैरह की जो नौकरी होती है ना, जेएसओ एएसओ, इन सब पोस्टों के लिए जिनमें जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर एएसओ, लेकिन इसके लिए एक एग्जाम भी अलग से होता है, इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है। बाकी आपकी जो ड्रीम पोस्ट है जितनी भी, आप इन सबको देख रहे हो, जो ड्रीम पोस्ट आपकी ये दिख रही है आपको, ये सारी की सारी आपको 27 साल तक मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ 27 साल तक, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो। ठीक है, 27 साल तक। तो मेन सेगमेंट इसमें 20 से 30 साल का ही होता है। ठीक है, सिर्फ 2 एग्जाम के लिए आप 32 साल तक अप्लाई कर सकते हो, बाकी 30 तक का है सिर्फ गेस्टेड ऑफिसर के लिए, उसकी पोस्ट कम आती है। तो मेन सेगमेंट हमारा 20 कंप्लीट होने के बाद में 20 से लेके 27 साल तक का होता है। ठीक, वेरी गुड। और जो हमारी छोटी नौकरियां होती हैं जैसे पीए, ऐसे, इन सब के लिए, तो इनके लिए एज की रिक्वायरमेंट कम होती है। अब बोला सर ठीक है, एज लिमिट तो हो गया, लेकिन इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, मुझे क्या पढ़ना होगा और कैसे मुझे ये नौकरी मिलेगी। मेरे प्यारे भाई, इसका एग्जाम पैटर्न, इसमें 2 पेपर होते हैं आपके। पहले क्या होता था कि ये पैटर्न जब से बदला है, अगर मैं बात करूं तो 2021 तक क्या होता था कि पहले प्रीलिम्स होता था और मेंस होता था। प्रीलिम्स में क्या होता था कि 50-50 क्वेश्चंस आते थे हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन हमारा क्या होता था, 2-2 मार्क्स का होता था। तो पहले 200 मार्क्स का प्रीलिम्स होता था, और मैथमेटिक्स में मेंस जो होता था वो 100 क्वेश्चंस आते थे, और इंग्लिश के 200 क्वेश्चंस आते थे। 400 मार्क्स का मेंस होता था, और उससे पहले 100 नंबर का इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू को हटा के बाद में डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया, 100 मार्क्स का फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर होने लगा। अब वो उन सब चीजों को हटाने के बाद में 2022 से जो पैटर्न बदला है हमारा, वो क्या पैटर्न हो गया है कि टीयर 1 में सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना। टीयर 1 में आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। मतलब अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक टीयर 1 होता है जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, एक टीयर 2 होता है जिसको मेंस कहते हैं। मेरे भाई, प्रीलिम्स का कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होता, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसको यानी कि सिर्फ पास करना होता है। और मेंस जो होता है मेरिट बेस्ड होता है, यानी कि हमारी जो मेरिट बनती है वो मेंस पेपर से बनती है। सारा खेल हमारा मेंस का है। अब बोला सर प्रीलिम्स में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, और क्वेश्चंस का वेटेज क्या रहता है, आइए उस चीज को भी जान लेते हैं। मेरे भाई, टीयर 1 के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स में मैथ्स के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं। इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी 50 मार्क्स के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होता है। रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, और ये 50 मार्क्स की रीजनिंग पूछी जाती है। जीके जीएस के भी 25 क्वेश्चंस आते हैं, और इस जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का। ये पूरा पेपर देने के लिए हमारे पास हमें जो समय मिलता है वो 60 मिनट मिलते हैं। 60 मिनट जिसको हम 1 घंटा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो सही हो जाता तो आपको 2 मार्क्स मिलते, लेकिन 2 तो गए ही गए, साथ में आपका 0.5 और ले जाएगा, तो आपका 2.5 मार्क्स कम हो जाएगा। जो आपको 2 नंबर मिलने थे आज वो 2.5 मार्क्स कम हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन गलत होने पे हर एक क्वेश्चन के लिए आपके 0.5 से मार्क्स काट लिए जाएंगे सही स्कोर में से। ठीक है, अब मैं बात करूं, और ये पेपर ध्यान रखना क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका यही सिलेबस है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके एंड जीएस। अब मैं बात करूं इसके बाद कि टीयर 2 क्या होता है, मेंस में क्या क्या सिलेबस होता है। तो देखो मेंस में सिलेबस वही है, अब ये अलग अलग मॉड्यूल पे होता है। हमारा जो पेपर 1 होता है जिसको हम सेक्शन 1 कहते हैं, तो हमारा जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 का जो पेपर होता है जिसमें मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग, मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन। मैथ्स का प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 90 मार्क्स का मैथमेटिक्स हो गया। रीजनिंग का भी प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 90 मार्क्स का हमारा रीजनिंग हो गया। इसके लिए हमें 1 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 60 मिनट का। इसके बाद मैं बात करता हूं सेक्शन 2 के लिए। तो सेक्शन 2 जो है वो हमारा इंग्लिश एंड जीके जीएस। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 135 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी 135 की। जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो इसके लिए जो हमें मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 75। इसके लिए भी हमारे पास 60 मिनट कह लो या 1 घंटा कह लो, 1 घंटे का समय दिया जाता है। अब ये सब करने के बाद में जो हमारा 130 नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं टोटल मिला के इन सबको, जो 390 नंबर का आता है, 2 घंटे में हमें इसको अटेम्प्ट करना होता है। 390 मार्क्स, इसी में से हमारे सिलेक्शन का प्रोसेस बनता है। यही मार्क्स हमें सिलेक्शन देते हैं, यही मार्क्स हमें सिलेक्शन देते हैं। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मार्क्स से होता है। लेकिन अब इसमें कंप्यूटर के सिर्फ, अब जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, वो बात कर रहा हूं मैं सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 3,
कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 60 मार्क्स का, और इसके लिए समय 15 मिनट का दिया जाता है। लेकिन एक बढ़िया बात यह है कि कंप्यूटर के मार्क्स ऐड नहीं होते, ये सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, यानी आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कराओगे तो हो जाएगा, नहीं, इसमें पास होना जरूरी है। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आप पूरी मेहनत आपकी खराब हो गई, आप सब में फेल हो गए। टाइपिंग की बात करूं, टाइपिंग में भी आपको पास होना बहुत जरूरी है। टाइपिंग के लिए आपको 2000 वर्ड्स का लगभग पैसेज दिया जाएगा, और 2000 वर्ड्स यानी 2000 की डिप्रेशन आपको करने होंगे, की डिप्रेशन आपको करने होंगे, 2000 वर्ड्स की आपको टाइपिंग करनी होगी, संक्षिप्त में लिख देता हूं मैं। और ये आपको समय दिया जाता है 15 मिनट का, मतलब कोई 2000 वर्ड्स के लगभग का आपको पैसेज दिया जाएगा, और वो 2000 वर्ड्स आपको 15 मिनट में टाइप करने रहते हैं। तो ये पूरा सेक्शन थर्ड क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। मेरिट 390 नंबर में से बनती है हमारी, और 390 नंबर ही हमारे सिलेक्शन का प्रोसेस है। अब बोला सर एक बात बताओ, ये जैसे ही हम पेपर दे लेंगे आपका मेरिट बन जाएगी, इसके बाद फिर आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए फिर आपसे पोस्ट प्रीफरेंस भरवाई जाती है। जब आपका मेंस पेपर हो जाता है, आपने प्री को क्वालिफाई किया, मेंस को दिया, मेंस के बाद आपसे पोस्ट प्रीफरेंस भरवाई जाती है। पोस्ट प्रीफरेंस का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी सपना है, जैसे आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का सपना है, तो आप अपनी पोस्ट प्रीफरेंस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भरिए। आ रही है बात समझ? जो भी आपका सपना है, आपका सपना है कि सर मेरे को जीएसटी एंड एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, वर्दी पहननी है, तो आप जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट भरिए। आपको लगना है सर मेरे को एएसओ लगना है, तो आप एएसओ लगाइए, एएसओ भरिए प्रेफरेंस में। आपको सीएसएस में चाहिए, आपको डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट चाहिए, आपको जो भी पोस्ट चाहिए, पोस्टों के बारे में मैंने बता चुका है। और इन सभी पोस्टों पे माय डियर मैं एक डिटेल वीडियो करूंगा, हर एक पोस्ट के बारे में बताऊंगा आपको बारी बारी से, ठीक है। तो आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार कि आपको कौन सी पोस्ट यहां भरनी है। इसके बाद अब मैं बात कर लेता हूं कि बोला सर ये सब करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा। इसके लिए तो इसके लिए आपको देखो मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, और जीके जीएस। मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो देखो मैथ्स में आपको सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम पढ़ना होगा। सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। इसके साथ आपको अर्थमेटिक मैथ्स पूरी करनी होगी, जिसमें मैं बता देता हूं अर्थमेटिक मैथ्स क्या होता है। अर्थमेटिक मैथ्स करनी होगी, साथ में आपको एडवांस मैथ्स करनी होगी पूरी। अर्थमेटिक मैथ, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम करना होगा, इसके बाद अर्थमेटिक करना होगा। अर्थमेटिक के अंदर आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम एंड एलिगेशन, ये तमाम सारे टॉपिक अर्थमेटिक के अंदर। एडवांस के अंदर आपका एलजेब्रा, इंडेसेंस, ज्योमेट्री, है ना, मेंसुरेशन, 2D 3D, टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, डीआई, ये सब आपको एडवांस मैथ्स के अंदर करना होता है। अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के अंदर मेरे भाई आपको ग्रामर करना होगा। ग्रामर, ग्रामर के साथ साथ आपको कॉम्प्रिहेंशन करना होगा। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ आपको बुकैब, ये सारी चीजें, यानी कि ग्रामर, आपको ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और बुकैब। ग्रामर के अंदर आपको पढ़ना होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग, ये तमाम सारे टॉपिक। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको आना चाहिए क्लॉज टेस्ट को सॉल्व करना, पैसेज पढ़ना, पैसेज पढ़ के क्वेश्चन टिक करना, PQRS, पैरा, जंबल, ये सब आपका कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आ गया। बुकैब के अंदर बात करूं तो आपको सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजल वर्ड्स, ये सारी चीजें आपको बुकैब के अंदर आनी चाहिए। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का सिलेबस जो रहता है, रीजनिंग आपकी वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग आपसे यहां पूछी जाती है। जीके जीएस में बात करूं तो जीके जीएस में तो आपसे सारा ही कुछ पूछा जाता है मेरे भाई। आपको यहाँ हिस्ट्री भी पढ़नी होती है, हिस्ट्री के साथ साथ आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी होती है, ज्योग्राफी के साथ साथ आपको पॉलिटी भी पढ़नी होती है, पॉलिटी के साथ साथ आपको साइंस भी पढ़नी होती है, साइंस के साथ साथ आपको यहाँ करंट अफेयर भी पढ़ना होता है, करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके भी पढ़नी होती है। वैसे मेन सारा खेल एसएससी के अंदर स्टैटिक जीके का होता है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को जो ठीक से कर लेता है और इसके साथ साथ साइंस को लगा ले,
वो उसकी जीके अच्छी हो जाती है। इस पे डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। मैथ्स का मैंने बता रखा है कि मैथ्स में आप कैसे प्रीलिम्स के अंदर 50 आउट ऑफ 50 का स्कोर कर सकते हो। और दूसरा मेरे भाई, मेरा नाम जैसे कि आप जानते हैं वीके सिंह, मैं AIR 47 रैंक भी है मेरा। और मैंने खुद ने प्रीलिम्स में यार मैथमेटिक्स के अंदर, है ना, 50 आउट ऑफ 50 का स्कोर किया था। ये मैं रॉ स्कोर बता रहा हूं। और मेंस के अंदर मैंने मैथमेटिक्स के अंदर 200 में से 200 का स्कोर किया। तो ये आप भी कर सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि जब मेरे टाइम पे ना मैथ्स के अंदर 100 क्वेश्चन आते थे मेंस के, जो कि 200 मार्क्स का होता था। इनमें से अगर आप मैथ्स मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको मैथ्स का ये बैच मिल जाएगा। SSC CGL फाउंडेशन का जो बैच चलाया हुआ है 2025 के लिए, कोई पेड बैच नहीं है। मैं पेड किसी बैच का प्रमोशन नहीं करता। ये मेरा एकदम फ्री का बैच है, कोई पेड बैच नहीं है, फ्री बैच है। इसकी रोजाना आपको क्लास मिल जाएगी, डेली लाइव क्लास इसकी होती है। हर रोज रात को 9 बजे 9 PM पर लाइव क्लास होती है, जिसमें हम बिल्कुल हर एक चीज को बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ा रहे हैं। बेसिक से टॉप लेवल तक सारी चीजों को करा रहे हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ यहाँ मैथ्स को मजबूत कर सकते हैं। कैसे 50 आउट ऑफ 50 का स्कोर करें, इसके लिए मैंने चैनल पे एक वीडियो कर रखी है, आप वहां समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर हमारा जो फिजिकल टेस्ट है वो किन किन पोस्ट के लिए होता है और किन किन पोस्टों के लिए नहीं होता। देखिए, बात करूं मैं फिजिकल के लिए, तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट है हमारा, आप GST एंड एक्साइज इंस्पेक्टर लगते हैं तो उसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट है। प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट है। एग्जामिनर के लिए नार्कोटिक्स, CBI, UDC एंड BRO, ठीक है, UDC एंड BRO, इन सब के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हाइट का मेन सेगमेंट अगर मैं बात करूं तो मेल के लिए जो हमें हाइट चाहिए, मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट चाहिए, यानी पुरुषों के लिए जो हाइट चाहिए, वो 157.5 होनी चाहिए, चेस्ट 76 होनी चाहिए, और 1600 मीटर की वॉक 15 मिनट में करनी होती है, 8 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है 30 मिनट में। अब फीमेल्स के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है, लड़कियों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो लड़कियों की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लड़कियों का वेट मापा जाता है 48 kg वेट आपके अंदर होना चाहिए। आपको 1000 मीटर वॉक करना, यानी कि लगभग आपको 1 किलोमीटर रनिंग करनी है 20 मिनट में, और 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है आपको 25 मिनट में। अब इसके बाद मैं आपको क्या बता दूं, इसमें से जैसे मैं बात करूं CBI के अंदर, ठीक है, तो CBI के अंदर लड़कों की जो हाइट है वो 165 होनी चाहिए मिनिमम, चेस्ट 76, 1600 मीटर दौड़ना है 15 मिनट में, बाकी सब सेम है, बस हाइट ज्यादा चाहिए होती है लड़कों की। और लड़कियों की जो हाइट चाहिए हमें, लड़कियों की अगर मैं हाइट की बात करूं तो लड़कियों की जो हाइट चाहिए हमें, वो सेम हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर। लड़कियों की हाइट सेम चाहिए। ये हाइट चाहिए हमें CBI में बॉयज के लिए, और ये हाइट चाहिए हमें CBI में गर्ल्स के लिए, ठीक है। UDC एंड BRO, इस पोस्ट को सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल मेल भर सकते हैं, तो ये बॉयज का होता है। इसके लिए हाइट की रिक्वायरमेंट और ज्यादा रहती है। इसके लिए हाइट चाहिए हमें 170 सेंटीमीटर। बाकी सारा सब कुछ सेम है। इसमें गर्ल्स अप्लाई नहीं करती, इसमें गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती, गर्ल्स के लिए नौकरी नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी, क्योंकि हेक्टिक और खतरनाक नौकरी है UDC एंड BRO। तो इन सब के लिए भाई ये फिजिकल स्टैंडर्ड चीजें चाहिए। अच्छा, एक मन में सवाल और होता है सबके कि सर मेरे को ये बताओ, मेरे चश्मा लगा है, चश्मा अलाउ है कि नहीं है। तो देखो, मैंने साफ शब्दों में लिखा हुआ है स्पेक्टिकल्स अलाउड, स्पेक्टिकल्स अलाउड। भाई चश्मा बिल्कुल लगा सकते हैं, चश्मा से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस कलर विजन नहीं होना चाहिए। अगर आपके कलर विजन है तो ये समझ लेना कि फिर आपकी सारी मेहनत खराब हो जानी है। कलर विजन नहीं होना चाहिए आपकी आंखों में। अगर आपकी आंखों में कलर विजन है तो आपको दिक्कत हो जाएगी मेरे भैया, ठीक है। कलर विजन नहीं होना चाहिए, स्पेक्टिकल्स अलाउड है लड़के लड़की दोनों के लिए, ठीक है। चश्मा आप लगा सकते हैं, ठीक। चलो, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेडिकल के लिए, देखो मेडिकल के लिए बहुत ज्यादा चीजें जरूरी नहीं है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी मेडिकल होता होगा, कि बहुत डिफेंस जैसा मेडिकल होता होगा, ऐसा कुछ भी मेडिकल नहीं होता। जैसे मैं बात करूं हमारे यहाँ भारतीय सेना की मैं बात करूं तो डिफेंस के अंदर बहुत जबरदस्त और पावरफुल मेडिकल होता है, ऐसा मेडिकल नहीं होता। एक नॉर्मल मेडिकल होता है, नॉर्मल इन द सेंस कि बस आपके हाथ पैर सही सलामत होने चाहिए, क्योंकि आप भारत सरकार के एक सदस्य बनने जा रहे हो, भारत सरकार आपकी देखरेख करेगी, तो आपके हाथ पैर सही सलामत होने चाहिए बस। बाकी मेडिकल में और कोई किसी प्रकार का कोई इशू है ही नहीं मेडिकल के अंदर। तो मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है, नॉर्मल इन द वे होता है, ठीक है। मेडिकल में कुछ भी ऐसा इशू नहीं है, बस आपके हाथ पैर सही सलामत होने चाहिए, ठीक है। कलर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप काले हो गोरे हो कैसे भी हो, आपको नौकरी मिल जाती है, ठीक है।
तो मेडिकल बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता कि मेडिकल में मतलब आपके मतलब कोई पुरानी बीमारियों को खोज खोज के लाए, बस ये है कि आप फिट होने चाहिए, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। हैवी नहीं होता कि आपके ऐसे हैंड को देख रहे हैं, आपके पैर देख रहे हैं, पैर तो नहीं चिपक रहे, हाथ तो नहीं चिपक रहे, इस तरीके का नहीं होता है, ठीक है। तो भाई ये तमाम सारी जानकारी जो बच्चों के मन में रहता है, हर एक चीज को मैंने बहुत अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे पुख्ता जानकारी, शायद आपने एसएससी के बारे में नहीं जानी होगी। भाई अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी और आपको लगा है कि मैंने वाकई आपके लिए मेहनत जुटाई और मैंने मेहनत की है, तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा उन सभी बच्चों तक। और दूसरा, इस पे वीडियो पे कमेंट करके बताना मुझे कैसी लगी आपको ये वीडियो, और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूंगा आगे, और हर एक पोस्ट के बारे में बताऊंगा। चैनल को प्लीज लाइक कर दो, है ना, सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है। और इस इवेंट को भी, ये क्लास को भी लाइक कर देना, सेशन को भी लाइक कर देना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट ही हमें मोटिवेशन देता है, यही हमें मजबूत करता है और आगे वर्क करने के लिए। नमस्कार भाई, आप सभी को जय हिंद। आपने मुझे सुना, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।